पूरा फुल है, वॉइस पूरा है, फुल फुल। मेरी वॉइस अभी डाउन है, तो मुझे अपनी वॉइस बढ़ानी पड़ेगी, बाकी जो सिस्टम है इसका तो वॉइस फुल है। हाँ जी, आज लास्ट क्लास है इसका। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि सर इसमें ये बचा वो बचा, कुछ बचा नहीं है। आप ध्यान से देखिए सिलेबस, एक बार आप लोग ओपन करिए तो मैं उसको बताता हूँ आपको क्या बचा है क्या नहीं बचा है। ठीक है, एक बार सिलेबस आप लोग, क्योंकि एक सेटिस्फैक्शन होना चाहिए ना कि आपको पता चले कि हाँ हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए सिलेबस में जो भी चीजें हैं, जो भी मैंने सिलेबस में लिखवाया था, तो टर्मिनोलॉजी को लेकर कुछ बड़ी चिंतित दिखाई पड़ी कि टर्मिनोलॉजी क्या है। अब सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, मैंने इसमें लिखवाया था सामाजिक न्याय लिखवाया भी आप लोगों को, स्टार्टिंग में देखिए लिखवाया क्या होता है। सोशल रिसोर्सेज, जो सामाजिक संसाधन, बार बार मैं चर्चा करता रहा हूं, सामाजिक संसाधन है क्या, चर्चा किया हूं नहीं? ठीक है, कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है, या आय का जो स्रोत है, ये सब क्या है? सामाजिक संसाधन। उन पे भी हम बात किए हैं, चर्चा हुई, लगभग लिखवाया भी हूँ। इनइक्वालिटी की बात, इनइक्वालिटी पूरे सोशल जस्टिस में इक्वल करने के लिए इनइक्वालिटी की हम बात करते रहे हैं कि इनइक्वालिटी क्या रही है। तो आप लोगों ने देखा कि वृद्धों में, बच्चों में, महिलाओं में, ट्रांसजेंडर को लेकर, यानी जितने भी वल्नरेबल सेक्शंस थे उनके, उनमें जो इनइक्वालिटी है समाज को लेकर, उनके प्रति जो इनइक्वालिटी का भाव है, वही तो चीजें हम लोग देख रहे थे अभी तक। तो क्या देख रहे थे? नेक्स्ट एम्पावरमेंट, इन्हीं लोगों का एम्पावरमेंट भी किया गया। कैसे हो सकता है? सुझाव सहित संवैधानिक वैधानिक प्रयासों के माध्यम से उनके लिए जो नीतियां, योजनाएं, कार्यक्रम आज चलाए गए हैं वो उसी में। अब कुछ लोगों को ये लग रहा था कि इसको अलग से कराया जाएगा, नहीं, अलग से नहीं है, ये उसी का पार्ट है। ये जब हम जैसे बाल श्रम पढ़ रहे हैं, या हम महिला पढ़ रहे थे, या हम ट्रांसजेंडर की बात कर रहे थे, तो उन्हीं के साथ ही चीजें जुड़ी होंगी कि उन्हीं का एम्पावरमेंट किया जाएगा ना जो पीछे है। ठीक है, इसके बाद देखिए इमेंसिपेशन, अधिकार संपन्नता, जिनको हम समानता की श्रेणी में लाने की बात कर रहे हैं, उन्हीं के अधिकार की बात करेंगे। और उन्हीं का अधिकार संपन्न कैसे होंगे, वो अधिकार संपन्न कैसे होंगे? तो विभिन्न प्रयासों के माध्यम से, जिन प्रयासों को हम लोगों ने चैप्टर वाइज देखा है कि कैसे हो सकते हैं। नेक्स्ट MMR, IMR, CMR, ये सब बताता ही गया हूँ। और लास्ट में इधर देखिए लिखवाया, जब मैं इस हेल्थ सेक्टर आया तो इसमें आप लोग को बताया भी, लिखवाया। ठीक है, तो कुछ लोगों को लग रहा था कि टेक्नोलॉजीज अलग से नहीं, टेक्नोलॉजीज पे हम बताए थे इसमें फोकस करना है, इसमें फोकस करना है। इसके बाद सूचकांक, तो सूचकांक में SDI, GII, इन सब सूचकांकों की बात, SDI, GI सब कुछ मैंने उसमें पढ़ाया, इको में पढ़ाया आप लोगों को। वही चीज यहाँ पर भी है, कोई अलग तो होगा नहीं। ठीक है, बाकी हैप्पीनेस इंडेक्स, वो सब कितना हम इंडेक्स पढ़ाएंगे, ये शुरू में बताया था आप लोगों को, इसको आप लोगों को खुद ही देखना होगा जो इंडेक्स। और रही बात इंडेक्स जारी करने वाली संस्था, तो इको पूरा लाइन से लिख पाया। अब जिनका इको नहीं हुआ वो इंतजार करिए, जब उनका इको का क्लास चलेगा तो उस दौरान उनको भी करवाऊंगा, उनको भी लिखवाऊंगा। ठीक है, तो क्या होता है कि कुछ पार्ट कहीं और होते हैं, कुछ पार्ट कहीं और होते हैं, जोड़ जोड़ की चीजें उसको पूरा करना होता है। अब वही चीज यहाँ भी बताया, यही चीज वहां भी बताया जाए तो संभव नहीं। ठीक है, नेक्स्ट वल्नरेबल सेक्शन, जो संवेदनशील वर्ग है, उसमें देखिए वीमेंस है, SC ST OBC, चिल्ड्रंस है, सीनियर सिटीजन्स है, माइनॉरिटीज है, डिसेबल्ड है, LGBT है, सबको मैंने कराया, सब कराया है। अभी मत बोलना कि नहीं कराया, क्योंकि मुझे पता है। और इनके बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान साथ में करवाता गया कि कौन कौन से तंत्र हैं जो काम कर रहे हैं संवैधानिक तरीके से या वैधानिक तरीके से, योजना, नीतियों, कार्यक्रमों के माध्यम से। कौन कौन से तंत्र हैं जो इनकी बेहतरी के लिए कार्य कर रहे हैं, उनको भी लिखवाया साथ में।
अब इधर बचता है सोशल सेक्टर में हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स। हेल्थ हो गया, मतलब एजुकेशन हो ही गया, हेल्थ अभी चल ही रहा है, ह्यूमन रिसोर्स और इसको भी करवा देता हूँ मैं, हो जाएगा। पोवर्टी एंड हंगर इन इंडिया बताया कि इसको इको में कराऊंगा, इसको इको में कराऊंगा, वहां से आप ले लेंगे। डेवलपमेंट प्रोसेस, एनजीओ, एसएसजी, ये जितने हैं, एनजीओ एसएसजी का मैं इतनी बार जिक्र किया हूँ, उसके बारे में कुछ लिखवाया क्या जाए ये किसी को समझ नहीं आता। ऐसे संस्थान जो गवर्नमेंट के उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं, गवर्नमेंट की जो नीतियां कार्यक्रम को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, वो एनजीओ, गैर सरकारी संस्थान, संगठन। अब उसमें संगठन का नाम नहीं लिखवाया जाता है। अगर आप लोग के दिमाग में ये चल रहा हो, थोड़ा सा बाहर आइए उससे निकल के। संगठन का नाम नहीं लिखवाया जाता कि ये एनजीओ हो, वो एनजीओ है। जहां पर आवश्यकता थी वहां पे लिखवाया हो, जैसे बचपन बचाओ आंदोलन को मैंने जिक्र किया था, ठीक है। तो ऐसे जहां जहां पे आवश्यकता पड़ी है वहां पे कराया। अब ये कोई अगर आप लोग के दिमाग में चल रहा हो कि ये अलग से होता है, तो ये कहीं अलग से नहीं होता है, वो साथ ही में चलता है। जो भी चीजें होती हैं मेनली आपका देखा है तो जो वल्नरेबल सेक्शन है और सोशल सेक्टर है, और इसके बाद डेवलपमेंट वाला जो पोर्शन है, यही तीन ही है, बाकी तो सब उसके साथ में जुड़ा हुआ है। ये मैंने सिलेबस जो आपका उसको मैंने खोल दिया था, पूरा ओपन कर दिया था। आप देखेंगे जब वहां आप अपने सिलेबस में देखिए यूपीएससी में जो मेंशन किया गया इतना लेंदी नहीं दिया गया, उसको मैंने क्या किया, ओपन किया कि अगर चैप्टर आप देखते हो तो उसमें इन तथ्यों को भी ध्यान में रखकर चलना हो, ठीक है। इसके बाद डेवलपमेंट प्रोसेस हो गया, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन, जितनी पॉलिसीज हैं, जितने इनके साथ में आप देखिए, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे शिक्षा से संबंधित हो, या फिर वल्नरेबल जो सेक्शंस हैं उनसे संबंधित रहा हो, जितनी पॉलिसियां हैं, नीतियां या कार्य, उसके बारे में बताया, कैसे कैसे लिखवाया भी, लिखवाया हो देख, आप लोग बताइए लिखवाया नहीं, पीछे लिखवाता ही चला। इसके बाद खत्म हो जाता है, बचता क्या है। तो कुछ लोगों के दिमाग में ये था कि ये छूट रहा, वो छूट रहा, छूट कुछ नहीं रहा, बस आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे चीजों, ठीक है। कनेक्ट करना सीखिए, जानिए कैसे कनेक्ट होता है। समझ में आया? आई थिंक क्लियर। हाँ, इंडियन सोसाइटी देखिए, इंडियन सोसाइटी शुरू होगा, अभी हो सकता है दो दिन 4 दिन बाद शुरू हो, ठीक है। और मैं नहीं लूंगा, कोई दूसरे सर है वो लेंगे, ठीक है। तो ये जो अब आई थिंक अब तो क्लियर हो गया ना। अभी भी कोई डाउट हो तो पहले इसके बारे में, सिलेबस को लेकर कोई डाउट हो पहले आप पूछ लीजिए, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। ऑप्शनल कल से स्टार्ट होगा, सोशियो ऑप्शनल कल से स्टार्ट है। आई थिंक आप लोगों को मैसेज भी गया होगा। एनजीओज में कौन सा लॉ होगा? एनजीओज की अपनी कार्यशैली है, जिसके लिए गवर्नमेंट निर्धारण करके रखी है। अगर आपको देखना तो आप जाके देख सकते हो, लेकिन ये फिर मत कहना कि इतना उलझा हुआ इतना है कि कैसे क्या किया है। तो जनरली आप ये केवल समझ लीजिए कि एनजीओ का वर्क क्या है, एनजीओ का वर्क क्या है, बस आप यही इतना, हाँ, इतने को आप समझिए कि एनजीओ का वर्क क्या है। कोई भी एनजीओ होगा वो एक ही उद्देश्य से काम करता है, कोई भी एनजीओ होगा, और यही नहीं भारत का, पूरी दुनिया का मैं बता रहा हूँ, कोई भी एनजीओ होगा तो वो एक ही उद्देश्य के तहत काम करता है। उसका उद्देश्य यही है कि गवर्नमेंट की नीतियों कार्यक्रमों को वैसे उसी रूप में जैसे वहां से निकाला जाता है जनता तक पहुंचाना, लाभार्थी तक पहुंचाना, ठीक है। ऑप्शनल की टाइमिंग होगी 11:30 से 1:30 तक, 2 घंटे। इंडियन सोसाइटी सोशल जस्टिस, ये दोनों पहले सोशल इश्यूज के नाम से जाने जाते थे, दोनों एक ही में हुआ करता था, बाद में इसको अलग कर दिया। मैंने बताया था स्टार्टिंग में। उजाला क्या है आपका? चलिए ठीक है, आई थिंक सिलेबस को लेकर डाउट क्लियर हो गया होगा। किसका ऑप्शनल? सोशल जस्टिस किसका ऑप्शनल है भाई? सोशल जस्टिस नाम का कोई सब्जेक्ट ऑप्शनल के रूप में है ही नहीं है, ठीक है। हाँ, तो दिमाग में पहले ये लाइए
कि सोशल जस्टिस या इंडियन सोसाइटी नाम का कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है, दैट इज अ जीएस सब्जेक्ट। जीएस के रूप में एक फर्स्ट पेपर में, एक सेकंड पेपर में, एक जीएस मेंस के फर्स्ट पेपर में है इंडियन सोसाइटी और सेकंड पेपर में है जस्टिस, ठीक है। वहां पढ़ना होता है। ऑप्शनल है सोशियोलॉजी जो कल स्टार्ट होगा, समाजशास्त्र, ठीक है, वो कल स्टार्ट होगा, उसको मैं लूंगा, हाँ मैं ही पढ़ाऊंगा। इंडियन सोसाइटी अलग से होगा, हाँ अलग से होगा, वो फर्स्ट पेपर का है आपका। बाकी इको आपका वैसे ही चलेगा उसी टाइम। यस आपको टुडे इज द लास्ट क्लास, अगर हाँ हो पाया तो, अगर नहीं हो पाया तो देखा जाएगा, एक आध दिन बढ़ाया जाएगा। किसके लिए रेफरेंस बुक? किसके लिए रेफरेंस बुक? सोशियोलॉजी वो कल मैं बताऊंगा ना, सबको को बताऊंगा। जिसको ऑप्शनल ही नहीं उसके लिए क्या फायदा होगा, टाइम ही तो वेस्ट होगा यार। जिसका ऑप्शनल नहीं है उसके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं उसका, और जिसका ऑप्शनल है उसके लिए मैं कल बताऊंगा कौन सा रेफरेंस बुक कैसे पढ़ना है, क्या करना है, वो सब कुछ मैं कल बताऊंगा, ठीक है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। इसको जो बचा हुआ था पहले इसको खत्म करते हैं, कोशिश करते हैं कि क्लास ओवर हो जाए। चलिए जहां तक कल हुआ था उसके आगे कंटिन्यू करिए। हम लोग देख रहे थे आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत, ठीक है। उसमें आई थिंक लास्ट जो सेंटेंस था, लास्ट जो सेंटेंस था आई थिंक हुआ था आप लोग का कहां तक, कुछ हिंट दीजिए। हॉस्पिटल वाला, हाँ हॉस्पिटल, गुड याद आ गया। चलिए उसके आगे नकद रहित एवं कागज रहित, नकद रहित एवं कागज रहित, नकद रहित एवं कागज रहित, कागज रहित गुणवत्ता युक्त, गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं, स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुंच को सुनिश्चित करना। नकद रहित एवं कागज रहित गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना, स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना। नेक्स्ट, नेक्स्ट लाभार्थियों से, लाभार्थियों से अस्पताल, लाभार्थियों से अस्पताल अतिरिक्त पैसे की वसूली नहीं कर सकता, लाभार्थियों से अस्पताल अतिरिक्त पैसे की वसूली नहीं कर सकता, अतिरिक्त पैसे की वसूली नहीं कर सकता। अगर कोई ज्यादा मांगता है तो मत देना आप लोग, ठीक है। पहले तो ईश्वर ही करे कि कोई जाने की, वहां पे जाने का ऐसा कोई कोई ओकेजन आए ही ना कि आपको वहां जाना पड़ेगा। आपको 3 जगह से जो बच गया तो समझ लीजिए दुनिया का बहुत लकी इंसान है। कोर्ट कचहरी, थाना और हॉस्पिटल। कोर्ट कचहरी पहला, दूसरा थाना और तीसरा हॉस्पिटल। इन 3 जगहों पे जो व्यक्ति नहीं जाता है या जीवन में नहीं गया, उससे ज्यादा लकी इंसान समझ लीजिए कोई नहीं सोशल एस्पेक्ट्स में। इसीलिए कहते हैं प्रसन्नचित रहिए। झगड़ा वगड़ा करेंगे तो पक्का 3 जगह जाना पड़ेगा, 3 जगह जाना पड़ेगा, एक नहीं, ठीक है। तो पहले झगड़ा करेंगे तो पहले थाना में, थाना से फिर लिखाई पढ़ाई होगी तो फिर कचहरी, और कचहरी दौड़ते दौड़ते बीमार हो जाएंगे तो हॉस्पिटल। तो अगर जिनको गुस्सा वगैरह आता हो गुस्से पे काबू रखिए। नेक्स्ट,
पात्र व्यक्ति, पात्र व्यक्ति, पात्र का मतलब जो इसके योग्य है, पात्र व्यक्ति पूरे भारत में, पूरे भारत में इन सेवाओं का लाभ ले सकता है। ट्वेंटी 4x7 हेल्पलाइन नंबर, 24x7, 24x7, 24x7 हेल्पलाइन नंबर 14555, 14,555, 14555 मैं लिख देता हूँ 555 14555 24x7 हेल्पलाइन नंबर से सहायता, से सहायता, से सहायता लेना एवं शिकायत दर्ज कराया जा सकता है। 24x7 हेल्पलाइन नंबर 14555 से सहायता, सहायता लेना एवं शिकायत दर्ज किया जा सकता है। सहायता भी ले सकते हैं इससे, किसी प्रकार की अगर सहायता की आवश्यकता है तो यहाँ पे आप कॉल करके उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। और दूसरा, अगर आप कोई समस्या है तो उसके लिए शिकायत भी इसी नंबर पर आप दर्ज करा सकते हैं। तो नंबर दिमाग में फिट कर लीजिए। नेक्स्ट होगा यह अभियान, यह अभियान सतत विकास के लक्ष्यों को, सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में, सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होगा। सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होगा। साथ ही सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को वरीयता देता है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को वरीयता देता है। 1350 बीमारियां हैं। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जिसे कहते हैं इंग्लिश में, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को वरीयता देता है। नेक्स्ट, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस को आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस को कम करेगा, कम करेगा, कम करेगा, जिससे गरीबी पर अनुकूल प्रभाव होगा। फिर से सुनिए, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस को कम करेगा जिससे गरीबी पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। अनुकूल का तात्पर्य यहाँ क्या है कि जब एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस नहीं होगा तो सेविंग क्या होगा, बढ़ेगा। जो आय का पार्ट है, जो स्वास्थ्य पर व्यय होता है, वो स्वास्थ्य पर व्यय अगर नहीं होगा तो एक व्यक्ति के पास जो सेविंग होगा वो बढ़ेगा, और अगर सेविंग बढ़ता है तो गरीबी क्या होगा, कम होगा, गरीबी कम। नेक्स्ट, सार्वजनिक स्वास्थ्य लक्ष्यों के साथ, सार्वजनिक स्वास्थ्य लक्ष्यों के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य लक्ष्यों के साथ निजी क्षेत्र के विकास को भी, निजी क्षेत्र के विकास को भी, निजी क्षेत्र के विकास को भी बढ़ावा देगा। निजी क्षेत्र के विकास को भी बढ़ावा देगा। कैसे? क्योंकि ये इसका एक्सपेंशन जैसे जैसे होता जाएगा तो सुविधाएं दूर दराज के क्षेत्रों तक भी पहुंचेंगी, और जब दूर दराज के क्षेत्रों में सुविधाएं होंगी तो लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा।
वहीं पर जाएंगे। तो आप देखते हैं कि हॉस्पिटल वगैरह के अगल बगल में जो सुविधाएं होती हैं वो बढ़ती है। वही याद करिए आधारभूत संरचना कि अगर आधारभूत संरचना का विकास किया जाता है तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो विकास की संभावनाएं होती है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट, बीमा राजस्व के बीमा राजस्व के माध्यम से बीमा राजस्व के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली मजबूत बनेगी। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली मजबूत बनेगी। नेक्स्ट, सुदूरवर्ती क्षेत्रों विशेषकर वंचित एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सुदूरवर्ती क्षेत्रों विशेषकर वंचित एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित संरचना में वृद्धि होगी। बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित संरचना में वृद्धि होगी। और ये अगर इसका क्रियान्वयन जिस तरीके से सोचा गया, सरकार ने जो प्लानिंग किया है, अगर प्लानिंग के अकॉर्डिंग क्रियान्वयन होता है तो आने वाले दिनों में ये वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित सेवा के रूप में, अभियान के रूप में पहचाना जाए। और अभी भी वैश्विक स्तर पर इतनी बड़ी संख्या में बीमारियों का एक जगह पर लाकर एक पैकेज के रूप में दिया जाना, ये भी अभी भारत के लिए, भारत जैसे देश के लिए बहुत बड़ा एक कार्य है। तो ये जो आयुष्मान भारत या जन आरोग्य मिशन, इसके अंतर्गत जो भी प्लान किया गया, ऐसा माना जा रहा है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन आने वाले समय में सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक होगा। और इस प्रकार सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी जो बीमारियों का एक लंबा श्रृंखला दिखाई पड़ता है, उस श्रृंखला से हम बाहर निकलने में सक्षम होंगे। लेकिन फिर वही चुनौती को ध्यान में रखना होगा। उसमें सबसे बड़ी जो समस्या होगी वो वित्त पोषण की होगी। अगर व्यय का आकार मिशन के अनुरूप हुआ तो निश्चित तौर पर उसका परिणाम दूरगामी रूप में, अभी इतना जल्दी तो नहीं निकल के आएगा, लेकिन दूरगामी रूप में कहीं ना कहीं उसका परिणाम अच्छा दिखाई पड़ेगा। और एक बार अगर भारत स्वस्थ हो गया, यानी बीमारियों को दूर करने में अगर हम सक्षम होते हैं, तो गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है उसको सेव किया जा सकता है। और अगर वहां सेव होता है तो उसको कहीं और जगह पर, किसी और क्षेत्र में लगाकर हम विकास की संभावनाओं को और भी कर सकें। एक बहुत बड़ी संभावना है, बहुत बड़ा मिशन है। और गवर्नमेंट ने इस मिशन को शुरू करके मान के चलिए बहुत एक जो निचला तबका है, विशेषकर जो शहरी क्षेत्र में निचले स्तर पर है, वही जो सोशल इकोनॉमिकल रूप से जो जिनका बैकग्राउंड बहुत वीक है, उनके लिए बहुत बड़ा काम किया गया। तो अगर ग्रामीण क्षेत्र में देखें तो जो गरीब है, वंचित है, शोषित है, उनके लिए बहुत बड़ा फायदेमंद होगा ये स्कीम जो है। और शहरी क्षेत्रों में जो भीख मांगने वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, इस टाइप के जितने भी लोग हैं, मजदूर वर्ग है, उनके लिए ये मिशन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कारगर साबित होने वाला लगता है। बाकी आगे देखते हैं क्रियान्वयन कैसा होगा, क्या होगा। अब हेडिंग देखिए, भारतीय चिकित्सा परिषद। भारतीय चिकित्सा परिषद, भारतीय चिकित्सा परिषद 1956 में स्थापित 1956 में स्थापित 1966 में स्थापित
यह एक सांविधिक निकाय है, सांविधिक निकाय है, यह एक सांविधिक निकाय है। मैं लिख ही देता हूं क्योंकि कुछ लोग ऐसे ही से चेहरा बना रहे हैं कि नेक्स्ट सांविधिक निकाय है जो चिकित्सा शिक्षा के मानकों को, जो चिकित्सा शिक्षा के मानकों को, चिकित्सा शिक्षा के मानकों को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। मेडिकल कॉलेजों में, मेडिकल कॉलेजों में, मेडिकल कॉलेजों में पाठ्यक्रमों एवं पाठ्यक्रमों एवं सीटों की संख्या का निर्धारण करता है, निर्धारण करता है। साथ ही चिकित्सकों को, यानी डॉक्टर्स जो है चिकित्सकों के पंजीकरण का कार्य भी करती है, चिकित्सकों के पंजीकरण का कार्य भी करती है। परंतु डॉक्टर अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता वाली समिति डॉक्टर अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता वाली समिति ने भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम को, अधिनियम 1956 को निरस्त किए जाने की अनुशंसा की, निरस्त किए जाने की अनुशंसा की है। अनुशंसा की है क्योंकि आज भी यह परिषद मानकों को पूरा करने में विफल है। मानकों को पूरा करने में विफल है। जैसे डॉक्टर एवं मरीजों का अनुपात पीछे बताया ही था। 1001 WHO के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ 1700 1300 अलग अलग की संस्थाओं का, अलग अलग समितियों का अलग अलग। डॉक्टर एवं मरीजों का अनुपात, कॉमा लगा के, पाठ्यक्रमों का निम्न स्तर, जवाबदेहिता की कमी तथा भ्रष्टाचार की अधिकता, भ्रष्टाचार की अधिकता पैरा चेंज करके प्रोफेसर रणजीत राय चौधरी
रणजीत राय चौधरी, रणजीत राय चौधरी। समिति ने इसे पुनः व्यवस्थित करते हुए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के गठन का सुझाव दिया। इसे पुनः व्यवस्थित करते हुए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के गठन का सुझाव दिया। अब आप लोग एक होमवर्क लिखिए, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक 2017, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक 2017। अगर मन करे तो देख लेना, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लगता है। वॉइस नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? प्रमोद, you just check your instrument. ठीक है। किस 2017 हाँ, हवा तो चलेगा ही ना, तो हवा का तो थोड़ा बहुत तो आवाज आएगा। फिर भी तो मैं इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, आवाज आ नहीं रही है? आ रही ना? चलो, और मैं थोड़ा सा और तेजी से बोलता हूँ, वॉइस को अपने वॉल्यूम को बढ़ाता हूँ। ठीक है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक 2017। अब हेडिंग दीजिए ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन। क्वेश्चन फिर वही आता है कि आप मानव संसाधन या मानवीय पूंजी, संसाधन है पूंजी है? संसाधन है पूंजी की तरफ अग्रसित है, पूंजी बनने की तरफ अग्रसित है। संसाधन से पूंजी। अभी आप लोगों से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो पूंजी भी होंगे। संसाधन तो वही है, संसाधन से पूंजी बनता है। तो बहुत से लोग ऐसे होंगे कि जो पूंजी भी होंगे, कहीं न कहीं कार्यरत होंगे, कुछ आय अर्जन कर रहे होंगे, घर परिवार चला रहे होंगे, बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो इसका निर्वहन कर रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन लिखिए। लिखिए, स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छता आवश्यक है। स्वच्छ जीवन के लिए स्वच्छता आवश्यक है, चाहे शारीरिक हो या फिर मानसिक। चाहे शारीरिक हो या फिर मानसिक। चाहे शारीरिक हो या फिर मानसिक। स्वास्थ्य सुविधाएं, अभी आ रहा ना आवाज क्लियर? अपना वॉल्यूम बढ़ा दिया हो थोड़ा सा। स्वास्थ्य सुविधाएं इन्हीं आयामों के इर्द गिर्द यानी अगल बगल, इर्द गिर्द कई दशकों से विचरण कर रही है, यानी घूम रही है, विचरण कर रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए प्रयासों का
मूल्यांकन करें, मूल्यांकन करें। अभी प्योर आपका यूपीएससी का क्वेश्चन है, ऐसे ही पूछता है हल्का सा घुमा, ठीक है, आप देख लेना क्वेश्चन ऐसे ही घुमा के पूछता है हल्का सा। अब मानव संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स क्या है? जैसे अन्य रिसोर्स होते हैं किस रूप में, नेचुरल रूप में होते हैं, दिखाई पड़ते हैं। प्राकृतिक रिसोर्सेज होते हैं जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदी झरना, पर्वत पहाड़, ठीक है, तो ये ऊपर दिखाई पड़ते हैं। फिर जमीन के अंदर भी कुछ संसाधन होते हैं जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम, लौह अयस्क, कोयला, ये जितने भी हैं इनको आप देखते हैं तो जमीन के अंदर दिखाई पड़ते हैं। और कुछ संसाधन ऐसे हैं कि जो वायु में तैरते हैं, वायु में तैरते हैं गैस के रूप में, वो भी संसाधन हमारे लिए है। लेकिन ये जो संसाधन है, जितने भी प्रकार के संसाधन है, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को पोषित और प्रेरित करने का कार्य करते हैं। एक दूसरे के बिना अगर बिन देखा जाए तो सब अधूरे हैं। इसलिए कहा भी जाता है, शरीर के बारे में कहा जाता है कि छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व या अधम शरीर। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व या अधम शरीर। छित जल पावक गगन समीरा, यानी छित का तात्पर्य क्या है? ये पृथ्वी, जल समझ ही रहे, पावक अग्नि, गगन आकाश, और समीर हवा। अगर इन पांचों तत्वों को एक साथ कर दिया जाए, इन पांचों तत्वों को एक साथ कर दिया जाता है तो मानव निर्मित होता है। यानी दूसरे शब्दों में कहा जाए कि ये जो मानव है इन पांच तत्वों से मिलकर बना है। छित जल पावक गगन समीर, इन पांच तत्वों से मिलकर बना है। और मानव अपने आप में होता क्या है? एक साधन होता है, संसाधन होता है, जिसे हम मानव संसाधन के रूप में जानते हैं। और भारत मानव संसाधन संपन्न देश है। इतने बड़े पैमाने पे यहाँ संसाधन है कि बताने की आवश्यकता नहीं। 1 अरब 33 करोड़, 1 अरब 33 करोड़ का संसाधन है, उसमें पूंजी भी है, ऐसा नहीं संसाधन से पूंजी बनेगा। तो संसाधन की जो बहुलता है, संसाधन की जो अधिकता है, वो भारत में एक पर्याप्त मात्रा में दिखाई पड़ता है। लेकिन क्या इन संसाधन के साथ हम भारत को विश्व गुरु बनाने में सफल हो सकते हैं? क्या इन संसाधनों का प्रयोग, इन संसाधनों का प्रयोग जो हमारा उद्देश्य है कि 2022 में किसानों की आय दुगना, जो हमारा उद्देश्य है कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी अपने आप को बनाना, विश्व गुरु बनना, विश्व विकास के इंजन के रूप में अपने आप को आगे बढ़ाना, 2050 तक दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्था के रूप में स्वयं को क्रिएट करना, क्या ये मानव संसाधन के माध्यम से संभव है? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है आज हमारे भारत के समक्ष, भारतीय व्यवस्था के समक्ष, भारतीय जनमानस के समक्ष, भारतीय जो एक राजनैतिक सामाजिक आर्थिक प्रणाली है उसके समक्ष एक बहुत बड़ी ये चुनौती है, बहुत बड़ा समस्या, बहुत बड़ा प्रश्न भी है। लेकिन देखिए, जहां संसाधन होता है संभावनाएं भी वही होती है, ये भी उतना ही सत्य है। अगर संसाधन है तो संसाधन पे वर्क करने की आवश्यकता है, जहां संसाधन है तो वर्क कहां करेंगे, ये भी सच्चाई है। दोहन, दोहन, दोहन का तात्पर्य यूटिलाइजेशन उसका कैसा होता है, हमारे अपने उद्देश्य क्या है और संसाधन जो हमारे पास है वो कैसे है, और उस संसाधनों का दोहन हमारे उद्देश्यों को निर्धारित करता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज अगर भारत में हम देखें, भारत में तो जो मानव संसाधन है ये बड़े पैमाने पर दिखाई पड़ते हैं, मानव संसाधन बड़े पैमाने पर दिखाई पड़ते हैं। लेकिन मानव संसाधन को पूंजी में परिवर्तित करना है, मानव संसाधन को पूंजी में परिवर्तित करना है। और किस पूंजी में? मानवीय पूंजी में। किस पूंजी में? मानवीय पूंजी में। ऐसा नहीं कि मानव है तो उसको रुपये में भी कन्वर्ट करती है, और कहीं पड़ा है तो हम कह रहे हैं कि भैया अच्छा अच्छा फलाने तुम रुपया कब बन गए, ऐसा नहीं। या घर में परिवर्तित कर दिए, वो भी पूंजी है। अब परिवर्तित करने के बाद
अच्छा ये देखो फला खड़े हैं, ये घर जो है ना खला है, नहीं ऐसा नहीं है, मानव मानव ही रहेगा, लेकिन एक संसाधन से उसकी काउंटिंग एक पूंजी में होना शुरू हो जाएगा। जैसे एग्जांपल, आप ही लोग हो, आज तैयारी कर रहे हो, कल को आईएएस बनोगे, तो अभी आप संसाधन हो, अभी आप संसाधन हो, लेकिन जिस दिन आईएएस बनोगे आप पूंजी हो, जिस दिन आप आईएएस बनोगे आप पूंजी हो। इनको में मैंने बहुत डिटेल में बताया भी था। क्यों पूंजी होगी? क्योंकि आपको उत्तरदायित्व गवर्नमेंट का होगा, गवर्नमेंट के लिए आप एक पूंजी हो। इस देश की व्यवस्था, जो भी व्यवस्था बनाई गई, व्यवस्था में आपको पूंजी के रूप में काउंट किया जाता है। तो जहां व्यक्ति संसाधन से पूंजी में परिवर्तित होता है, उसकी काउंटिंग क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और अगर इस मानव संसाधन को मानव पूंजी में परिवर्तित करने में भारत सफल होता है, तो निश्चित तौर पर जो हमारा अपना उद्देश्य है, उस उद्देश्य की प्राप्त करना आसान है। लेकिन कैसे परिवर्तित किया जाए इस मानव को, जो संसाधन के रूप में इसको पूंजी में कैसे परिवर्तित किया जाए? तो यहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीक, ज्ञान, अगर इस संसाधन में जो मानव रूपी संसाधन है, उस संसाधन में इनका समावेशन कर दिया, इन तत्वों का समावेशन कर दिया, जैसे बताया ना कि शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना, तो शरीर हो गया, लेकिन अब वो संसाधन के रूप में है। उस संसाधन को पूंजी में परिवर्तित करने के लिए इन तत्वों की आवश्यकता है। तो उन 5 तत्वों में इन तत्वों को और भी सम्मिलित कर दिया जाए, तो मानवीय संसाधन का मानवीय पूंजी में परिवर्तन होना संभव है। और शायद अब अपने आप से पूछ कर देखिए, सोच कर देखिए कि आज आप भी उसी प्रक्रिया में हो। किसी भी राष्ट्र में जो बच्चा होता है, किसी भी राष्ट्र में जो मानव होता है, उसको पूंजी बनाने के तरफ उस राष्ट्र का जो उत्तरदायित्व होता है, वो यही होता है कि उस संसाधन को पूंजी में कैसे हम परिवर्तित कर सकें। और शायद उसी पूंजी में परिवर्तित करने के लिए राष्ट्र क्या करते हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीक, ज्ञान, आधुनिक जो चीजें होती हैं, उनको उसमें जोड़ने का प्रयास करते हैं, उनमें समावेशित करने का प्रयास करते हैं। अब भारत में ये बहुत बड़ी समस्या है कि संसाधन की तो बहुलता है, संसाधन की बहुलता है, पूंजी में परिवर्तित करना, पूंजी में परिवर्तन के लिए इन तत्वों की आवश्यकता है। और इन तत्वों की कमी पीछे हमने देखा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब कुछ देखा कि इसका अभी आकार, इसका स्वरूप भारत में कैसा है। इसलिए हम नित नए अभियान, नित नए पॉलिसीज, नित नए तरीके से चीजों को डेवलप करने का कार्य करें कि किसी भी तरीके से ये कन्वर्जन हो जाए, परिवर्तन हो जाए। क्यों? उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि आने वाला जो समय है, यानी आज के लगभग 10 से 15 साल बाद का जो समय होगा, 15 साल मैक्सिमम, 15 साल बाद का जो समय होगा, उसमें भारत और भारत के जो लोग हैं, यानी हम जैसे जो मानवीय लोग हैं, इनके लिए वैश्विक स्तर पर एक बहुत बड़ा अवसर दिखाई पड़ेगा। और वो क्यों? इसलिए तो मैं तो बताया था, मैक्सिमम तो आप लोगों को पता ही है वो क्यों होगा। क्योंकि वैश्विक स्तर पर मैक्सिमम देश आज जनसंख्या लाभांश से बाहर हो रहे हैं, जनसंख्या लाभांश की स्थिति से बाहर हो रहे हैं, जनसंख्या ह्रास की स्थिति में, और मैक्सिमम जनसंख्या ह्रास की स्थिति में बढ़ रही। जनसंख्या लाभांश और ह्रास का तात्पर्य क्या है? कि ऐसा देश जहां युवाओं की संख्या ज्यादा हो, उसे माना जाता है कि जनसंख्या लाभांश की स्थिति में है। और जहां डेमोग्राफिक डिविडेंड एक टर्मिनोलॉजीज है, वो बताऊंगा मैं आपको, तो उसके अकॉर्डिंग काउंट किया जाता है कि ऐसा देश जहां पर युवाओं की संख्या ज्यादा हो, वह देश जनसंख्या लाभांश की स्थिति में है। लाभांश का मतलब ये नहीं कि ज्यादा जनसंख्या हो तो लाभांश नहीं। और ऐसा देश जहां पर वृद्धों की संख्या ज्यादा हो या वृद्धावस्था की तरफ जो जनसंख्या वो बढ़ रहा हो, उसे काउंट किया जाता है कि जनसंख्या ह्रास की स्थिति में। वैश्विक स्तर पर भारत आज सबसे नंबर 1 पर जनसंख्या लाभांश की स्थिति में दिखाई पड़ता है। लेकिन अब लाभांश में तो हम हैं, लेकिन उस लाभांश को वास्तविक लाभ में कैसे परिवर्तित किया जाए? वास्तविक लाभ में कैसे परिवर्तित किया जाए? वास्तविक लाभ का तात्पर्य यहाँ अगर देखा जाए तो उसका तात्पर्य ये है कि इस
जनसंख्या का फायदा भारत के विकास के लिए कैसे लिया जाए, या भारत के विकास में इस जनसंख्या को हम कैसे समावेशित कर सकते हैं। तो उसके लिए यही आवश्यकता है कि इन तकनीकों को, इन शिक्षा, स्वास्थ्य, ज्ञान, इन जैसे तत्वों का समावेशन उसमें बढ़ा दिया जाए। और जब ये समावेशन इनमें होगा तो ये पूंजी में परिवर्तित होंगे, और पूंजी में परिवर्तित होने के बाद यहाँ से वास्तविक लाभ मिलना कैसे शुरू होगा, क्योंकि वैश्विक स्तर पर आने वाले दिनों में जो देश है वो ह्रास की स्थिति में होंगे। पहला तो वहां जो मानवीय कुशलता की आवश्यकता होगी, मानवीय पूंजी की आवश्यकता होगी, उसकी भरपाई करने में सक्षम होंगे, उसकी भरपाई करने में हम सक्षम होंगे। और इसके साथ ही साथ मैक्सिमम देश तकनीक की तरफ बढ़ेंगे। जैसे जापान को देख लीजिए, छोटा सा देश, लेकिन तकनीक देखिए उसका। क्यों? कारण क्या है? यही कारण है कि उसके पास युवा जनसंख्या है ही नहीं, तो काम कैसे कराते हैं? रोबोट से। अब पता चला उसको खिलाना है धीरे धीरे, रोबोट को मशीन है, बिगड़ गया, इसी से खिला रहा है, पता चला मुंह तोड़ डाला, और पूंजी उनकी वही लग रही है। लेकिन जो ह्यूमन टेंडेंसी, ह्यूमन नेचर है, मानव जो प्रकृति है, उस प्रकृति से वो परे है। वो एक मशीन है, और एक क्या है? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसे कहते हैं, वो है। और दूसरा क्या है? वास्तव में मानव है। तो मानव मशीन हम बना देंगे, तकनीक हम बना देंगे, तकनीक के माध्यम से मशीन निर्मित हो जाएगा, लेकिन क्या उसमें वो मानवीय गुण आ पाएगा जो वास्तव में एक मानव के अंदर होता है? नहीं, संभव नहीं। तो उस अवस्था में जब इंसान वृद्ध होता है तो वो चाहता क्या है? पीछे देखिए वृद्ध जन समस्या। उस अवस्था में इंसान चाहता क्या है? कि कोई उसके मानवीय मूल्यों को समझे, मानवीय गुणों को समझे, और वो केवल इंसान ही समझ सकता है, कोई मशीन नहीं समझ पाएगा। रोबोट मूवी आई थी भारत में, रजनीकांत वाला, ये वाला कैसे कैसे करता है, वो वाला मूवी आप लोग देखे होंगे। उस मूवी में देखिए लास्ट तक वो सोचता है कि मानवीय गुण आ जाए, वो अलग बात है, उसमें दिखा देता है, मानवीय गुण उसमें आ जाता है। संभव है क्या ऐसा? नहीं। और 3 घंटे हम तो ताली बजा के देखते हैं, 3 घंटे ताली बजाते हैं क्योंकि मजा आता है। वो वैसा चीज हमारी क्या है? एक सोच है, हम ऐसी कल्पना करते हैं, और वो हमारी कल्पना की दुनिया हमारे सामने रख देते हैं, देखिए खुश होते हैं। लेकिन संभव नहीं है। वो पिक्चर में रियल लाइफ और रियल लाइफ में देयर इज बिग डिफरेंस बिटवीन रियल लाइफ एंड रियल लाइफ। तो रियल लाइफ में जो चीजें हम देखते हैं वैसे हम एज्यूम करते हैं, और वो जो हमारी एज्यूमिंग होती है वो हमारे सामने रील के माध्यम से प्रेजेंट कर देते हैं। तो आने वाले समय वैश्विक स्तर पर जो विस्तार होगा, इस विस्तार के केंद्र में कहीं ना कहीं भारतीय दिखाई पड़ेगा, हम ही होंगे। कि शायद वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए तो मानवीय, ऐसा नहीं कि और अन्य देशों में मानवीय मूल्य की कमी है, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। सबके अपने अलग मूल्य होते हैं, सबके अलग अपनी विचारधाराएं होती हैं, सबकी अपनी नैतिकता की परिभाषा अलग है। लेकिन जब वैश्विक स्तर पर भारत की बात होती है तो वहां पर कहीं ना कहीं भारत को सर्वोपरि स्थान दिया जाता है। आज वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो लोगों का झुकाव भारत की तरफ हो रहा है। वो चाहे यहाँ पर बिजनेस हो, व्यापार हो, उसको लेकर कि चाहे भले उनको फायदा दिखाई पड़ रहा हो, बहुत बड़ा मार्केट। दूसरा, हमारे यहाँ जो अपनी संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, जैसे शादी विवाह, चाहे उसको लेकर, क्योंकि हमारे यहाँ जो शादी विवाह होता है क्या है? वो जन्म जन्मांतर का साथ, एक जन्म नहीं बल्कि 7 जन्म का साथ माना जाता है। और विदेशों में क्या है? बाहर के देशों में क्या है? उनका अपना अलग नैतिकता, वो कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं। हमारे यहाँ भी कुछ उसमें कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। तो उनको क्या लगता है? आज झुकाव इसलिए है कि हम जाएंगे तो जन्म जन्मांतर का साथ होगा। किसी भी तरीके से वो चाहे भारतीय संस्कृति और सभ्यता को लेकर झुकाव हो, लेकिन झुकाव दिख रहा है, और इसका फायदा भारत आने वाले समय में बिल्कुल उठा सकता है। लेकिन किसके माध्यम से उठाएगा, कैसे उठाएगा? वो जो माध्यम होगा वो यही पूंजी होगा। अगर मानव को हम मानवीय पूंजी के रूप में परिवर्तित करने में सफल होते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आने वाला जो सदी होगा, आने वाला जो समय होगा, वो भारत की सदी और भारत का समय होगा। और भारत का जो विश्व गुरु बनने का सपना है उसको साकार करने में कहीं ना कहीं बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सोचिए वैश्विक स्तर पर हम फैल जाए, सभी देशों में भारतीय हो,
कमा कमा के वहां से रेमिटेंस आने लगी, इतने बड़े पैमाने पे यहाँ रेमिटेंस होगा, विदेशी पूंजी कितने बड़े पैमाने पे होगा, निवेश की प्रवृत्ति कैसी होगी, शिक्षा स्वास्थ्य जैसी व्यवस्थाओं का जो कंडीशन है वो कितना उसमें सुधार होगा। अगर यहाँ पर एक पारदर्शी साफ सुथरी गवर्नमेंट होगी तब, ये भी सच्चाई है कि गवर्नमेंट का जो नेचर है, जो प्रकृति है, जो उसकी सोच है, वो भी इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो अगर ऐसा होता है, मैं बता दूंगा कभी कि मेरे अकॉर्डिंग में क्या है, ठीक है। ये जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं का निदान यहाँ पर है, जो संभावनाएं हैं उन संभावनाओं का आधार यहाँ पर है। कुल मिला के भारत का भविष्य इस मानवीय पूंजी पर डिपेंड करता है। भारत का भविष्य और उस भारत के भविष्य में हमारा आपका भविष्य जुड़ा हुआ, हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य जुड़ा हुआ। तो चलिए लिख लीजिए, मानव संसाधन, मानव संसाधन किसी भी देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निभाती है। वास्तव में भौतिक पूंजी का सर्वोत्तम उपयोग, भौतिक पूंजी का सर्वोत्तम उपयोग मानव संसाधन पर निर्भर करता है, मानव संसाधन पर निर्भर करता है। या मानव संसाधन का तात्पर्य कि जब उसे मानव पूंजी में परिवर्तित करेंगे तब उसी संसाधन का प्रयोग अलग होगा, और जब संसाधन ही बने रहेंगे तो उस भौतिक पूंजी का या भौतिक जो संसाधन है उसका प्रयोग अलग होगा। जैसे एक इंजीनियर होता है, उसे एक दायरा बता दिया जाए, मतलब बोल दिया जाए कि ये 2000 स्क्वायर फीट या 3000 या 1500 स्क्वायर फीट का ये एक जमीन है, टुकड़ा है, इस जमीन पे हमको घर बनवाना है, आप नक्शा बता दीजिए। तो देखिए कितना बढ़िया बिल्ड डिजाइन करके बताएंगे कि यहाँ पे ये हो, वहां पे वो हो, ऐसा हो, ऐसा हो, सब कुछ वो बता देंगे। वही किसी आम इंसान से पूछा जाए, ऐसा नहीं, क्यों नहीं बता पाएगा, लेकिन इंजीनियर से पूछेंगे तो लगभग सभी इंजीनियर बढ़िया बताएंगे। लेकिन आम जन से जब हम पूछने जाएंगे तो कहीं 25, 30, 50, 100 में एक ऐसा मिलेगा जो उस तरीके व्यवस्थित ढंग से किसी चीज को यानी नक्शे को बताने में सफल होगा। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि वो संसाधन है, और दूसरा क्या है, पूंजी है, उसने उसके बारे में सीखा है, इसका समावेशन उसमें हुआ है, और इसलिए वो उस चीज को बेहतर तरीके से क्रियान्वित करने में सक्षम है। लेकिन दूसरी तरफ जो संसाधन है वो उसको क्रियान्वित करने में सक्षम नहीं। तो भौतिक पूंजी क्या है? वो जमीन है। भौतिक पूंजी वो जमीन है, कहीं कहीं प्राकृतिक पूंजी में मिलेगा, कोई बात नहीं। वो भौतिक पूंजी क्या है? जमीन है। उस भौतिक पूंजी का उपयोग दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर संसाधन तो वो उपयोग कैसे करेगा, अगर वही पूंजी है तो वो उसका उपयोग कैसे करता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर कोई संसाधन है और कोई पूंजी है तो पूंजी के माध्यम से उसका उपयोग बेहतर ढंग से किया जा सकता है। इसे कहते हैं मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट। ये जो कॉन्सेप्ट है कि जहां पर पूंजी होगा वहां पे मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट निकल के आएगा। एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी वहां पर दिखाई पड़ेगी। लेकिन जहां पे संसाधन होगा वहां पे इफेक्टिवनेस या एफिशिएंसी उसके सापेक्ष कम दिखाई पड़ेगी। ठीक है, तो वही इफेक्टिवनेस लाने के लिए, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं संसाधनों में हम उनका समावेशन करने का कार्य करते हैं। इसी पैरा चेंज करके इसका कारण यह है कि
कोई भी संसाधन वास्तव में संसाधन है या फिर पूंजी। कोई भी संसाधन वास्तव में संसाधन है या फिर पूंजी। क्योंकि इसके कुशलतम उपयोग के लिए तकनीक एवं पेशेवर लोगों की आवश्यकता होगी। वर्ष 2050 तक वर्ष 2050 तक भारत के दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है। और इस दौरान वैश्विक स्तर पर भारत में सबसे बड़ी कार्यशील आबादी होगी। वर्ष 2020 तक यही जो चल रहा है, इसी में वर्ष 2020 तक वैश्विक स्तर पर 29 वर्ष की औसत आयु वाला 29 वर्ष की औसत आयु वाला भारत सबसे युवा देश होगा। 29 वर्ष की आयु वाला भारत 29 वर्ष की औसत आयु वाला भारत सबसे युवा देश होगा। यानी आज भी अगर 29 वर्ष की आयु वर्ग की अगर हम बात करें, औसत आयु की बात करें, तो उसमें वैश्विक स्तर पर भारत सबसे युवा है। और अभी आने वाले दिनों में तो और हम युवा होंगे। हाँ, ये भी है, वृद्ध भी होंगे, लेकिन अभी नहीं, उसके लिए बहुत टाइम। पहले कुछ लोग जो आगे हैं, जो अभी युवा की श्रेणी में है, वो वृद्ध हो ले, तब फिर उसके बाद हम लोग का नंबर आएगा। अभी कुछ लोग आगे हैं ना, जो रास्ता रोक के बैठे हैं कि हम युवा हैं, तो उनको पहले वृद्ध होने दीजिए, फिर हम लोग भी उस तरफ चलेंगे। ऐसे में भारत जनसंख्या लाभांश की स्थिति में जनसंख्या लाभांश की स्थिति में होगा। वर्ष 2020 तक संयुक्त राज्य अमेरिका में औसत आयु 40 वर्ष। वर्ष 2020 तक संयुक्त राज्य अमेरिका में औसत आयु 40 वर्ष। यूरोप में 46 वर्ष, 46 ईयर, तथा जापान में 47 वर्ष होने की उम्मीद है। 47 वर्ष होने की उम्मीद। अमेरिका में
40 वर्ष, यूरोप में 46 वर्ष 46 ईयर, और जापान में 47 ईयर 47 वर्ष, और हमारे यहाँ 2020 में 29 वर्ष। 2020 तक यही जो चल रहा है इसी में। तो अभी सोचिए हम सबसे युवा हैं, और हमारे हमसे जो आगे वाले देश हैं, जो विकसित देशों की श्रेणी में खड़े हैं, वहां पर जो जनसंख्या लाभ है, जनसंख्या लाभ की स्थिति है, वो दिखाई नहीं पड़ती, बल्कि जनसंख्या ह्रास की स्थिति की तरफ वो तेजी से बढ़ रही है। और हम जनसंख्या लाभांश की स्थिति में हैं और अभी आगे भी रहेंगे। तो वही बोला कि 10-15 साल मैक्सिमम, 15 साल के बाद हमारा जो अपना एक स्तर होगा, वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो हमारा अपना एक जो आधार होगा जनसंख्या के को लेकर, बहुत मजबूत होगा। लेकिन इसका तात्पर्य नहीं कि जनसंख्या बढ़ती रही, नहीं, कंट्रोल, जनसंख्या को कंट्रोल करके उनमें इन चीजों का समावेशन किया जाए। नहीं तो संसाधन है ही कहाँ, फिर समावेशन नहीं हो पाएगा तो अपने देश में ही अखंडता एकता के सामने चुनौती होगी कि जब सभी युवा होंगे तो आवश्यकताएं सबकी होंगी, और डिमांड किससे होगा? माई बाप से, गवर्नमेंट से। और अगर माई बाप पूरा करने में असफल हुआ तो फिर प्रॉब्लम हो रही। चाइना की भी यही 40 प्लस के आसपास है, 36 से 39 से 36 ऐसे समथिंग, याद नहीं आ रहा। इसलिए भारत में घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, भारत में घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए न केवल युवा कार्यबल होगा, न केवल युवा कार्यबल होगा, बल्कि इसके पास कुशल श्रमिकों के रूप में वैश्विक केंद्र बनने के अवसर होंगे। कुशल श्रमिकों के रूप में वैश्विक केंद्र बनने का अवसर होगा। भारत में लगभग प्रत्येक वर्ष, पैरा चेंज कर लेना, भारत में लगभग प्रत्येक वर्ष 12 मिलियन लोग, प्रत्येक वर्ष लगभग 12 मिलियन लोग श्रम बाजार में प्रवेश करते हैं। श्रम बाजार में प्रवेश करते हैं। इनके लिए रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित कराना महत्वपूर्ण है। भारत में, पैरा चेंज करके, भारत में मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। इस दिशा में प्रयासरत है, जिनका उद्देश्य मानव संसाधनों को मानवीय पूंजी में परिवर्तित करते हुए
मानवीय संसाधनों को मानवीय पूंजी में परिवर्तित करते हुए उन्हें कुशल रोजगार से जोड़ना है, उन्हें कुशल रोजगार से जोड़ना है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत, पैरा चेंज कर लेना, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत सभी प्रकार के कौशल विकास से संबंधित सभी प्रकार के कौशल विकास से संबंधित प्रयासों को पूरा करने का कार्य किया जा रहा है। जैसे कुशल श्रमिकों की मांग एवं आपूर्ति, पहला पॉइंट करके लिख लीजिए, कुशल श्रमिकों की मांग एवं आपूर्ति के बीच समन्वय, कुशल श्रमिकों की मांग एवं आपूर्ति के बीच समन्वय, व्यावसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण, व्यावसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण फ्रेमवर्क का निर्माण, व्यावसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण फ्रेमवर्क का निर्माण करना, कौशल उन्नयन, नेक्स्ट होगा कौशल उन्नयन, नेक्स्ट नवीन कौशल के निर्माण तथा मौजूदा रोजगार के अवसरों के साथ जोड़ना, एवं नए सोच को सृजित करना, यानी नवाचार को बढ़ावा देना। पैरा चेंज करके इसके लिए राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, राष्ट्रीय कौशल विकास कोष, राष्ट्रीय कौशल विकास कोष तथा 33 क्षेत्रीय कौशल परिषदों, क्षेत्रीय कौशल परिषदों के साथ साथ एनएसडीसी के साथ, नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद, नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, एनएसडीसी के साथ पंजीकृत 187 ट्रेनिंग
ट्रेनिंग पार्टनर यानी प्रशिक्षण पार्टनर को क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं, ट्रेनिंग पार्टनर ट्रेनिंग पार्टनर, ठीक, और जो भी कहते हैं हिंदी में, हाँ बस 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 साझेदार सहभागी, ठीक है, जो भी समझना है। ट्रेनिंग पार्टनर द्वारा सहायता प्रदान किया जा रहा है, ट्रेनिंग पार्टनर्स द्वारा सहायता प्रदान किया जा रहा है। पैरा चेंज करके, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य, डैश देकर पहला, शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति का निर्माण, शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति का निर्माण। अब तो उसके लिए वही अलग मंत्रालय, वो जो बताया वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वो चेंज कर दिया गया ना, वो शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति का निर्माण और इसे लागू कराना, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना, नेक्स्ट होगा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना, चेंज द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, निर्धन महिलाओं, नेक्स्ट होगा इसमें निर्धन महिलाओं, अल्पसंख्यकों एवं वंचित समूहों पर विशेष ध्यान देना, निर्धन महिलाओं, अल्पसंख्यकों एवं वंचित समूहों पर विशेष ध्यान देना, विशेष ध्यान देना। नेक्स्ट, छात्रों के लिए सब्सिडी, छात्रवृत्ति तथा अन्य वित्तीय सहायता प्रदान करना या उपलब्ध कराना, छात्रों के लिए सब्सिडी, छात्रवृत्ति एवं अन्य वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। नेक्स्ट, देश में शिक्षा के स्तर को मजबूत बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग प्राप्त करना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग प्राप्त करना या सहयोग को प्रोत्साहित करना। देश में शिक्षा के अवसरों को बेहतर बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना। ये तो रहा मानव संसाधन विकास मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के उद्देश्य एवं कार्य। अब प्रश्न ये उठता है कि भारत में कौशल विकास की आवश्यकता क्यों, भारत में कौशल विकास की आवश्यकता क्यों, तो वो लिख लीजिए, निम्न कारणों से यह स्पष्ट होता है कि भारत में, निम्न कारणों से स्पष्ट होता है कि भारत में कौशल विकास अति आवश्यक है। जैसे कौशल विकास अति आवश्यक है, जैसे पहला पॉइंट मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, जैसे
कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए, जैसे कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए कुशल श्रमिकों की आवश्यकता, कुशल श्रमिकों की आवश्यकता। नेक्स्ट, जनसंख्या लाभांश का, जनसंख्या लाभांश का, जनसंख्या लाभांश का वैश्विक स्तर पर लाभ लेने के लिए, जनसंख्या लाभांश का वैश्विक स्तर पर लाभ लेने के लिए नेक्स्ट, भारत को, भारत को वैश्विक कौशल की राजधानी के रूप में, भारत को वैश्विक कौशल राजधानी के रूप में स्थापित करने हेतु, इतना स्लो तो लिखवा रहा हूं, धीरे धीरे बोल रहा हूं, भारत को वैश्विक कौशल की राजधानी के रूप में स्थापित करने हेतु, स्थापित करने हेतु। नेक्स्ट, बेहतर रोजगार की संभावनाओं को, बेहतर रोजगार की संभावनाओं को बेहतर रोजगार की संभावनाओं को अधिक मजबूत बनाने हेतु, अधिक मजबूत बनाने हेतु नेक्स्ट, युवा जनसंख्या का, युवा जनसंख्या का, युवा जनसंख्या का भारत जैसे बड़े एवं उभरते बाजार में, युवा जनसंख्या का भारत जैसे बड़े बाजार में, भारत जैसे बड़े बाजार में मजबूती बनाने की, मजबूती बनाने की, मजबूती स्थापित करनी है। अब देखिए, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी योजना हो, उसको सफल बनाने के लिए एक कुशल श्रम संसाधन की आवश्यकता पड़ती है, और भारत में वो श्रम संसाधन बड़े पैमाने पर, बस उसको कुशल बनाने की आवश्यकता है। तो कोई भी प्रोग्राम होगा, मेक इन इंडिया हो, डिजिटल इंडिया हो, या फिर जो पीछे आप लोग देखिए जन आरोग्य अभियान हो, या फिर अभी एजुकेशन पॉलिसी इसको भी लागू करना हो, या छोटे छोटे जितने भी प्रोग्राम्स उनको ही लागू क्यों न करना हो, वहां पर भी एक कुशल श्रम संसाधन की आवश्यकता होगी। और श्रम संसाधन भारत के पास है, बस उनको कुशल बनाने की आवश्यकता है, वो चाहे भारत के स्तर पर हो या फिर वैश्विक स्तर पर। इतने बड़े श्रम संसाधन के रूप में अगर हम काम कर रहे हैं और अगर पूंजी में परिवर्तित हो गए, तो वास्तव में वैश्विक स्तर पर भारत एक कुशल श्रम संसाधन की राजधानी होगी, कुशल श्रम संसाधन के केंद्र के रूप में जाना जाएगा। एंड आई थिंक दैट वुड बी मच बेटर फॉर, अगर आज की हम बात करें पारस, अगर हम आज की बात करें और आने वाले समय की बात करें, तो आने वाले समय में ये बहुत बेहतर तरीके से हो सकता है, लेकिन उसमें जागरूकता निचले स्तर पर भी होनी चाहिए और जागरूकता ऊपरी स्तर पर भी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, जवाबदेहिता होनी चाहिए, और जो भी नीतियां हैं, कार्यक्रम है, उनका इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से होना चाहिए। अगर ऐसा करने में हम सक्षम होते हैं, तो निश्चित तौर पर आने वाली जो सदी है वास्तव में भारत की सदी कहलाएगी। और अगर नहीं होता तो यही जो श्रम संसाधन है, यही जो भारत के युवा है, ये भारत की एकता और अखंडता के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती हुई कि इनको किस प्रकार से संयोजित किया जाए, इन्हें किस प्रकार से मैनेज किया जाए। और फिर रोज दंगे फसाद डेली, कहीं कुछ ऐसे होते रहेंगे, क्योंकि काम धाम तो होगा नहीं, और जब काम धाम होगा नहीं तो वही सब करेंगे, वही सब करेंगे। और विशेषकर उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, जहां पर तो घर घर में नेता है,
कि बस एक समोसा एक चाय पे निकल जाएंगे, दिन भर नेताजी के साथ घूमेंगे। स्कॉर्पियो में बैठने को मिल जाता है, सफारी स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर ऐसी गाड़ियों में बैठने को मिल जाता है, और नेताजी के करीबी भी कहलाते हैं। और सुबह से शाम तक 2 समोसा मिल जाएगा, 2 चाय मिल जाएगा, आराम से घूमेंगे। और 4 दिन घूमेंगे, 5वें दिन बोलेंगे कि हम भी नेता। 5वें दिन बोलेंगे हम भी नेता, फिर 5वें दिन से वो भी चुनाव लड़ना शुरू कर देंगे। तो ये अगर ऐसा आलम होगा, अगर स्थिति कहीं ऐसी हुई, तो बहुत बड़ी एक समस्या उत्पन्न करेगी, जो भारतीय एकता और अखंडता को बनाए रखने में सबसे बड़ी चुनौती होगी, और उसे कोई फिर नहीं रोक सकता है, टूटेगा। हम डेली लड़ेंगे, मार करेंगे, एक दूसरे को कोसेंगे, एक दूसरे को नीचे दिखाएंगे, यही सब होगा। और क्या होगा? यही सब किया जाएगा। किसी की जेब में कोई 10 रुपया देख लेगा तो गला काट देगा, ऐसी प्रवृत्ति होगी। तो आवश्यकता क्या है कि इस श्रम संसाधन को कुशल संसाधन में या मानव पूंजी में परिवर्तित किया जाए। वर्तमान में निम्न कारणों से भारत में कुशल श्रम बल की कमी दिखाई पड़ती है। कुशल श्रम बल की कमी दिखाई पड़ती है। जैसे पॉइंट वाइज करके पहला पॉइंट, शिक्षा का अव्यवस्थित स्वरूप, यानी जो शिक्षा थी वो टारगेट ओरिएंटेड है ही नहीं है। टारगेट का तात्पर्य यहाँ तकनीकी और व्यवसायिक की बात करें तो तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा से प्राथमिक स्तर पर हम बहुत दूर हैं, और जब बड़े होते हैं तो उसको समझने में अक्षम हो जाते हैं। शिक्षा का अव्यवस्थित स्वरूप। नेक्स्ट, दूसरा देखिए, सामाजिक स्वीकार्यता का न होना। सामाजिक स्वीकार्यता का न होना। कई बार क्या है कि बहुत से ऐसे कार्य होते हैं कि जिसके प्रति समाज में स्वीकार्यता ही नहीं होती। हम कहते हैं छोटा कार्य, हम कहते हैं ये बड़ा कार्य है, यही करना है तो वही करना। कई बार हमारा वहां स्किल भी नहीं होता है, उस काम को छोड़कर चले जाते हैं जहां पर हमारी स्किल होती है। क्यों? क्योंकि सामाजिक स्वीकार्यता है नहीं उस कार्य के प्रति, और जबकि उसमें हमारा इंटरेस्ट अधिक होता है। तो इसके कारण भी क्या होता है कि हम कुशल श्रम संसाधन बनने से पीछे रह जाते हैं। नेक्स्ट, श्रम सुधार जैसी व्यवस्था में जटिलता। इस समय पर श्रम सुधार की व्यवस्था लागू हो ही नहीं पाती, अवसर ही नहीं मिल पाता कि एक पद पर कोई कार्य कर रहा तो करते करते उसी पे रिटायर भी हो जाता है। दूसरा, वेतन भी नहीं बढ़ता है। तो जब वेतन नहीं बढ़ेगा, एक पद पे रहेगा, तो एक समय बाद उसका भी मन उठ जाता है, सोचता है कि चलो क्या हम एक्स्ट्रा काम करेंगे, यही नई सोच उसके पास आती ही नहीं। तो इससे भी क्या होता है कि जो कुशलता है, कार्य कुशलता है, वो बेहतरी की तरफ नहीं जा पाता है, बल्कि उसका प्रमोशन नहीं होता बल्कि डिमोशन हो जाता है, उसकी कुशलता का डिमोशन हो जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नेक्स्ट, तकनीक में तीव्रता से परिवर्तन। अब एक तकनीक आती है, कुछ दिन चलती है, तब तक नई तकनीक आ गई, तो उसके बारे में जल्दी समझ ही हमारी विकसित नहीं हो पाती। अचानक से उस तकनीक के बारे में अगर बोल दिया जाए कि इसको यूज करो, सबके साथ होता है। तकनीकी जो दक्षता होती है वो कहीं ना कहीं उसमें हम पीछे हो जाते हैं। और वैश्विक स्तर पर जहां पर डिमांड होना, वहां तकनीकी दक्षता बहुत ज्यादा है। अब इसका अनुमान आप लगा लीजिए, एक हॉलीवुड की मूवी देखिए और एक अपने यहाँ बॉलीवुड की मूवी देखिए, तो खर्चे से ही अनुमान लगा सकते हैं कि दोनों में कितना अंतर है। उसकी सोच साइंस फिक्शन वगैरह देखिए, हॉलीवुड के सुपर हीरोज को देखिए हॉलीवुड के, और हमारे यहाँ सुपर हीरो देखिए तो क्रिस और ये कौन सा टाइम जब क्या है वो, तो ये हमारे यहाँ के सुपर हीरो होते हैं, शक्तिमान, बच्चों की सुपर हीरो।
और वहां के सुपर हीरो कौन होते हैं बताने की आवश्यकता नहीं है। उनकी कार्य प्रणाली देखिए, उनकी सोच देखिए, एकदम अलग दिखाई पड़ती है। तो तकनीकी रूप से भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर पिछड़ापन है, या ये कह सकते हैं कि हमारी अभी वो सोच ही नहीं डेवलप हो पाती है कि हम उसको एक्सेप्ट करना है। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं शिक्षा प्रणाली और हमारा जो अपना रहन सहन या जो जीवन निर्वाह की पद्धति या तरीका रहा, वो भी उसके पीछे काफी हद तक जिम्मेदार है। नेक्स्ट प्रशिक्षण 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 की गुणवत्ता का निम्न होना। प्रशिक्षण की गुणवत्ता का निम्न होना, गुणवत्ता का निम्न होना। कई बार जो प्रशिक्षण दिया जाता है वह भी समयानुकूल नहीं होता है, समय से परे होता है। जैसे एक बताया था मैं एग्जांपल कि 1861 का जो आई थिंक 1861 में आप लोग देखिए जो पुलिस अधिनियम है उसी पे अभी भी ट्रेनिंग दी जाती है। तो बताया था ना कि घोड़े पे ट्रेनिंग देने का क्या उचित है। अब घोड़ा कहाँ यूज में आता है, चोर भग रहा है पल्सर 150 180 सीसी से और वो लेके घोड़ा दौड़ रहा है, वो जा रहा है सड़क पर, और घोड़ा अगर सड़क पे दौड़ेगा तो उसका पैर ही टूट जाएगा। तो समस्या ये है कि समय के अनुसार चीजों को चेंज करना चाहिए। प्रशिक्षण की गतिविधियों में ये बहुत बड़ी कमी दिखाई पड़ती है कि अपडेट करने की जो शैली है, अपडेट करने की जो प्रक्रिया है, वहां तक हम पहुंच नहीं पाते। तो जो प्रशिक्षण होता है वो परंपरागत रूप से वही बना रहता है, जिससे हम क्या होता है कि पीछे हो जाते हैं, सोच ही डेवलप नहीं हो पाती। नेक्स्ट व्यवसायिक क्षेत्रों में उद्योगों का, व्यवसायिक क्षेत्रों एवं उद्योगों के प्रसार का अभाव। व्यवसायिक क्षेत्रों एवं उद्योगों के प्रसार का अभाव, उद्योगों के प्रसार का अभाव। नेक्स्ट मानकीकरण का अभाव, मानकीकरण का अभाव। मानक जल्दी निर्धारित नहीं होता और जो निर्धारित हो भी जाता है तो उसको पूरा करने में अच्छा होता है, प्राप्ति नहीं कर पाते। नेक्स्ट लैंगिक असमानता, लैंगिक असमानता। लैंगिक असमानता। नेक्स्ट परंपरागत कार्यों पर निर्भरता, परंपरागत कार्यों पर निर्भरता। कार्य आप वही करो लेकिन उसमें परंपरागत जो कार्य है वही करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें आधुनिकता को भी समावेशित किया जाना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि कहावत कही जाती है कि दादा कहे सरसों ला, अवधि में है, दादा कहे सरसों ला, मतलब कि जो दादा बोले वही करना है। अगर सरसों लादने के लिए बोले तो सरसों ही लादा जाएगा, सर पे रख के सरसों ही लाया जाएगा, गेहूं चावल और कोई और अनाज नहीं लाया जाएगा। इसका तात्पर्य कि एक परंपरागत रूप में, एक परंपरागत साँचे में हम ढले हुए हैं कि आधुनिक जो साँचा है उसमें हम स्वयं को परिवर्तित करना ही चाहते हैं, हमारे पास एक्सेप्टेंस ही नहीं उसकी। तो उसके कारण भी क्या है कि जो कुशल श्रम है वो विकसित हो ही नहीं पाता है, अकुशल श्रम ही रह जाता है। नेक्स्ट पैरा चेंज करके लिख लीजिए। राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद द्वारा, राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद द्वारा किए गए अध्ययन में यह बताया गया कि वर्ष 2022 तक 24 प्रमुख क्षेत्रों में 24 प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 12 करोड़ कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होगी। लगभग 12 करोड़, लगभग 12 करोड़ कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होगी, कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होगी। अब ये कुशल श्रमिक कहाँ से आएंगे, या तो बाहर से आयात कर लिए जाए तो बाहर मिलेंगे कहाँ, और दूसरा अपने देश में संभावनाओं को हम खोजें। तो संभावनाएं अपने देश में इन कुशल श्रमिकों को लेकर ज्यादा दिखाई पड़ती है,
क्योंकि बाहर से मंगाएंगे अगर तो पहली बात मिले ना मिले, और मिलते भी हैं तो उनकी कॉस्टिंग क्या होगी, बहुत ज्यादा। और हम अपने देश में अगर उन्हीं को कुशल श्रमिक के रूप में परिवर्तित करेंगे तो उसकी कॉस्टिंग भी बहुत कम होगी, ट्रेनिंग वगैरह पे जो व्यय होता है बहुत कम होता है। तो यहाँ देश में संभावनाएं उस 12 करोड़ जिनकी आवश्यकता 24 प्रमुख क्षेत्रों में आगे जाकर 2022 तक पड़ने वाली है, उसकी पूर्ति हम 2022 जो आवश्यकता 2022 तक पड़ने वाली है उनकी आपूर्ति हम अपने देश से कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए वही है कि कौशल विकास को बढ़ावा दिया जाए और कौशल विकास के प्रति युवाओं में रुझान को भी बढ़ाया जाए। आप देखिए डिस्ट्रिक्ट जो स्किल डेवलपमेंट काउंसिल है वो काम करती है, सेंटर्स है वो काम करती हैं, लेकिन मैक्सिमम लोगों को नहीं पता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कौशल विकास प्रोग्राम चलाए जाते हैं उसके बारे में नहीं पता है। आप जाइए एडमिशन लीजिए, वहां पर विभिन्न क्षेत्रों में आपको दक्षता देने का काम किया जाता है, लेकिन समस्या वहां पर भी है कि केवल डेवलपमेंट सेंटर खुले हैं लेकिन स्किल लोग ही नहीं है वहां पर, तो स्किल बनाएंगे क्या? ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। लगभग हर जिले में आप देखेंगे मिलेगा स्किल डेवलपमेंट सेंटर, काम कर रहे हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। ये था मानव संसाधन और उससे संबंधित जो चैलेंजेस वगैरह थे, जो काम किया जा रहा है वो। और यहाँ पर अब आप लोगों का जो सिलेबस है वो समाप्त होता है इसका। अब मिलते हैं, देखते हैं आगे किसी और सब्जेक्ट में, अगर ईश्वर ने चाहा, और नहीं तो फिर अभी इको तो चलेगा ही आप लोगों का साथ साथ। और कल मिलते हैं नए सब्जेक्ट के साथ, ऑप्शनल के साथ, जिनका भी है उनके साथ कल जुड़ते हैं। यहाँ तक आप लोग का आप कोई डाउट हो आप पूछ सकते हो, ठीक है। सामाजिक समस्याओं में हम नहीं होंगे, बिल्कुल मैं नहीं होऊंगा सामाजिक समस्या। हम क्यों समस्या क्रिएट करेंगे? आई एम हियर टू रिसॉल्व योर प्रॉब्लम, नॉट क्रिएट द प्रॉब्लम। इंडियन सोसाइटी देखिए हो सकता है मैं पढ़ाऊं लेकिन अभी बहुत क्लियर नहीं हूं। थैंक यू सोनम। ऑप्शनल करना ही, टाइमिंग चेंज नहीं होगा। पीडीएफ मैंने सेंड कर दिया है वहां पर, वहां से आप लोगों को मिलेगा। वो सब्जेक्ट होता है ना इंडियन सोसाइटी, हाँ और भी होता है वो सब्जेक्ट, इंडियन सोसाइटी होता है सब्जेक्ट नहीं, एक पार्ट है, छोटा सा पार्ट है आपकी सिलेबस में। गरीबी को नहीं एक्चुअली में आप लोग का क्लास भी कुछ उसको वहां पढ़ा देंगे, क्या फर्क पड़ता है, चाहे यहाँ पढ़िए वहां पढ़िए, पढ़ाना हम ही को है। दूसरे किसी के ऊपर अगर होता तो मैं एक बार ये भी कहता कि नहीं भाई पता नहीं पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, जब हमको ही पढ़ाना तो आई एम श्योर पढ़ाई दूंगा। और जिनका नहीं वो अपना इंतजार करिए, गरीबी तो कहीं भी मिल, इंडियन सोसाइटी में भी गरीबी है, हाँ ये भी बता दूं, इंडियन सोसाइटी में भी गरीबी है, अगर मैं लूंगा तो वहां भी पढ़ा दूंगा। इंडियन सोसाइटी में भी गरीबी है, इको में भी गरीबी है, यहाँ पर भी गरीबी हर जगह, यानी सब सब्जेक्ट गरीबी। तो अगर वहां मुलाकात होती है तो वहीं पढ़ा देंगे, इको में पढ़ा देंगे, नहीं तो जो सर आएंगे सोसाइटी में वो आपको वहां पे गरीबी पढ़ा देंगे। तो आप निश्चिंत रहिए बिल्कुल, उसके लिए नहीं होगा तो हम कहीं जा नहीं रहे, हम एक्स्ट्रा क्लास लेके हम पढ़ा देंगे, ठीक है। लेकिन निश्चिंत रहिए, हमारी बातों पर विश्वास करिए, होगा गरीबी दूर कराएंगे आप लोगों का, अमीर बनाकर ही छोड़ेंगे। रिलेटेड क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, ह्यूमन रिसोर्स से क्वेश्चन लिख लीजिए, लिखिए। क्या कारण है कि मानव संसाधन की अधिकता के बावजूद भी क्या कारण है कि मानव संसाधन की अधिकता या बहुलता के बावजूद भी
बावजूद भी भारत कुशल श्रम संसाधन में पीछे। भारत कुशल श्रम संसाधन में पीछे। कारण सहित व्याख्या करें। कारण सहित व्याख्या करें। MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये समझौता पत्र होता है दो पार्टियों के बीच में। प्रमोद, सोशल इश्यूज गरीबी आप क्लियर करेंगे। इकोनॉमी बिल्कुल, हाँ राना सही कह रहे हैं आप, अगर वो बोले होंगे तो हम कर देंगे। इकोनॉमी में हम गरीबी बता देंगे, हम ये बनाकर छोड़ेंगे, ये मेरा वादा है। हाँ कर देंगे, क्यों नहीं चेक कर देंगे। हाँ आज लास्ट क्लासेस थी। 192 व्हाट इज दिस स्नेहा? 192 क्या? 192 क्वेश्चन क्या बोला था याद हमको भी नहीं, वही से निकल जाता जो निकल जाता। थैंक यू, मेरा यही उद्देश्य होता है हमेशा, इजीली आप लोगों तक जो चीजें हैं उसको पहुंचा दें। चेंज होगा टाइमिंग, टाइमिंग मैं नहीं, टाइमिंग के लिए आई एम नॉट लायबल फॉर द टाइमिंग। आइडियोलॉजी और नॉट, डर तो पहली बात होना नहीं चाहिए। डर विद्या, डर बिल्कुल भी मत रखिए। अभी क्या इनिशियल फेज में डर होगा, डर के आगे जीत है, इसलिए स्ट्राइक किया करिए। स्ट्राइक का ही रहता ना। हाँ डर पे जीत का, डर पे काबू करना है। हाँ नहीं देखिए, पहली चीज तो है कि डर ठीक है, उतना डर होना चाहिए कि जिससे आपका काम और मानसिक जो संतुलन वो बिगड़ने ना पाए, क्योंकि आप डरोगे तभी करोगे, लेकिन इतना ही डर होना चाहिए कि जिससे कि आपका रूटीन गड़बड़ ना हो। रिकॉर्डिंग तो आने लगा है आई थिंक, अब नहीं आ रहा है। अच्छा थैंक यू विद्या, थैंक यू पूर्वी, थैंक यू जयप्रकाश, साक्षी थैंक यू। गंगा, शुभ उपदेश तो मैं लगभग डेली कुछ ना कुछ तो बताता ही रहता हूँ, और जो लोग इस क्लास में अभी लास्ट हैं उनके लिए जरूर मैं कुछ बोलूंगा, लेकिन अभी जो इको में हमसे मिलते रहेंगे उनके लिए अभी क्या बोलूं। मुझे तो अभी लंबा मुलाकात होना है, और मैं भी उसके बाद भी जो आप लोग हैं जो इस क्लास में है, हो सकता है उनसे भी मुलाकात हो। अगर ऑफलाइन क्लासेस हो जाएगा तब तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हम कितने सेंटर पे जाएंगे, और वैसे भी दिल्ली से जाने नहीं देते हैं, छोड़ते नहीं, बहुत कम ही जाना हो पाता है। वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, वैदिक काल क्या स्नेहा क्या है? अच्छा कुछ पूछ रहे लाइक उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक वैदिक काल के बाद का, और पूर्व वैदिक काल उसके पहले का। पल्लवी थैंक यू, पूजा थैंक यू। मोबाइल नंबर मैंने दिया, चलिए जिनके पास नहीं है फिर से एक बार मैं बोल देता हूँ। 8448808809। कारक और घटक और मानक। कारक,
कारक का तात्पर्य कि किसी भी घटना के लिए जो कारण होता है, जो कारण होता है और उस कारण के लिए जो उत्तरदायी चीजें होती हैं उसे कारक कहते हैं। घटक, घटक को हम कहते हैं कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स कि जैसे ये आप पेन है, पेन में ये पेन किस किस घटक से बना है, तो हम ये कहेंगे इसके जो कंपोनेंट्स है उसमें क्या है, ये फाइबर होगा, अंदर वो क्या कहते हैं उसे, फॉर्म होगा, फिर वो जो जो ब्लैक इंक होगा, तो ये इस पेन के क्या हो गए, घटक हो गए। और क्या था, रिंकी थैंक यू, प्रियंका थैंक यू। प्रीलिम्स के लिए इसमें नहीं, ये तो आपको पूरा मेंस का है, इसमें पूरा मेंस का है, लेकिन जो नए इसमें आपके अपडेट्स आएंगे वो पूछे जा सकते हैं थिंग। जैसे कोई निर्णय आता है तो निर्णय कैबिनेट का जो फैसला होता है, या संसद में कोई चीज पारित किया गया, कोई विधेयक वगैरह पे बहस हो रहा है, तो वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले होते हैं अगर कुछ आते हैं, 2-3 नंबर क्यों ज्यादा लाऊं, मैं तो सोच रहा हूँ 10-20 नंबर ज्यादा है। उसमें स्ट्रेटजी पहला यही है कि सबसे पहले तो आप कंटिन्यूटी रखिए पढ़ाई में, रिवीजन पे ध्यान रखिए, और तीसरा आंसर राइटिंग कंटिन्यू होना चाहिए। आप 4 घंटा पढ़ो, आप 5 घंटा पढ़ो, लेकिन कंटिन्यूटी में पढ़िए, कंटिन्यूटी में पढ़िए। मैं स्ट्रेटजी एक बता रहा हूँ, आप लोग अगर फॉलो कर पाओ तो करिए, बाकी बहुत सी स्ट्रेटजी है मार्केट में, बहुत से लोग बताते रहते हैं। एक 5 दिन का आप रखिए, पूरा 5 दिन का पढ़ने का अपना शेड्यूल बनाइए, हफ्ते में 5 दिन, और 5 दिन में 6 घंटे के हिसाब से रखिए। 6 से जिसकी कैपेबिलिटी ज्यादा है वो 8 घंटा, नहीं तो 6 घंटे से 8 घंटे का एक रूटीन लेकर चलिए। और जो 2 दिन बचता है, जो 2 दिन बचता है, उस 2 दिन में रिवीजन के लिए रखिए, और अगर हो सके तो एक दिन में रिवीजन करिए, एक दिन आप अपने लिए पूरी तरीके से फ्री होकर काम करिए, घूमिए टहलिए, मूवी देखिए, जैसे जिसमें इंटरेस्ट है वो काम करिए, ठीक है। तो 5 दिन, लेकिन अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो 5 दिन कंटिन्यू पढ़िए, 6 घंटे, 5 दिन कंटिन्यू 6 घंटे पढ़िए। अगर पढ़ाई नहीं होती तो आप अपने आप को सजा दीजिए उसके लिए। ये मान के चलिए कि अभी से आपको नौकरी मिल गई है, यूपीएससी आपने ज्वाइन कर लिया है, और जाके ऑफिस में बैठ रहे हो 6 घंटे, 6 घंटे वहां पर आप अपना टाइम दे रहे हो, ये सोचकर अभी से आप काम करिए। देखिए यूपीएससी मांगता है, वो कहता क्या है कि 6 से 8 घंटे का वर्क कराता है, उतने बैठने की क्षमता, इतनी फाइल होगी मोटी मोटी, सब साइन करना होगा, तो वो अभी से प्रैक्टिस करा देता है कि दिन भर आपका हाथ चलता रहेगा और 6 घंटे आप कुर्सी पे बैठे रहेंगे। तो यहीं से वो प्रैक्टिस आपका होना चाहिए। तो ये मान के चलिए अभी से आपकी सिलेक्शन हो गया है, और सिलेक्शन होने के बाद आप कुर्सी पर बैठ रहे हो, इस सोच के साथ पढ़ाई करिए। देखिए जो आपके अंदर साहस है, जो उत्सुकता है, जो प्रेरणा है, वो कभी समाप्त नहीं होगा, बना रहेगा। अब मान के चलिए 6 घंटा आप ड्यूटी करने जा रहे हो, जैसे वहां पर एक दिन छुट्टी होता है वैसे एक दिन मेरी छुट्टी रहेगी। मैं निश्चित बता रहा हूँ आपको एक प्रेरणा मिलेगा, कंटिन्यूटी आपको लाने में इससे बहुत सहयोग मिलेगा। अगर आप कहीं शादी विवाह में जाते हैं, किसी ओकेजन में जाते हैं, किसी बिल्कुल जाइए, पार्टी में एंजॉय करिए, सब कुछ करिए, लेकिन फिर आने के बाद चाहे एक हफ्ते में आप 1-1 घंटा बढ़ाकर उस एक दिन को कवर करिए, लेकिन करिए जरूर। घर जाते हैं कई बार आप लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं, बिल्कुल अगर छोड़ देते हैं 2-4 दिन के लिए जा रहे हैं बिल्कुल छोड़ दीजिए, लेकिन वहां से लौट के आने के बाद उसको कवर करने का पूरा प्लान करिए कि कैसे इसको कवर करना है। और इस तरीके से अगर आप काम करते हो तो निश्चित मैं बता रहा हूँ ज्यादा नहीं, 1 साल के अंदर आपको उसका रिस्पांस पॉजिटिव में दिखाई पड़ेगा, और 1 महीने के अंदर उसका रिस्पांस आपको दिखना शुरू हो जाएगा। 1 महीने में, मात्र ज्यादा नहीं, 1 महीने की बात करें, 1 महीने में ही आपको रिस्पांस दिखेगा कि इसका क्या इम्पैक्ट हुआ, और 1 साल में रिजल्ट आपका होगा पॉजिटिव। अब फिर इसके आगे ये तो कर्म है, किस्मत हम नहीं जानते, किस्मत का हम लेखा जोखा नहीं कर सकते, वो भी होता है बड़ी चीज, लेकिन पहले कर्म करना, कर्म प्रधान, उसके बाद किस्मत। लगातार 6 घंटे नहीं, देखो तो यहाँ आपके पास एक सुविधा जरूर है, वहां कोई सुविधा नहीं है। अगर आप नौकरी कहीं करते हो, ज्वाइन करते हो, तो वहां आपके पास नहीं 6 घंटे आपको बैठना ही बैठना है, लेकिन यहाँ आपके पास 24 आवर्स में 6 घंटे निकालना,
तो आप दो घंटे का 3 शिफ्ट निकाल लीजिए, 2 घंटे का 3 शिफ्ट निकाल के पढ़िए, 2 घंटे पढ़िए, फिर 1 आध घंटे आराम करिए, घूमिए टहलिए, खाना खाइए, चाउमीन और वो क्या मोमो ये सब मंगा कर बना कर खाइए, उसके बाद फिर बैठ जाइए एनर्जी लेकर, फिर 2 घंटे पढ़ लीजिए, फिर 2 घंटे बाद फिर 1 घंटे का रेस्ट लीजिए, फिर 2 घंटे पढ़िए और उसके बाद फिर फ्री। ठीक है, ये काम करिए। देखिए अभी जफर जो कटअप की बात हो रही है वो पुराने कटअप के इर्द गिर्द की ही बात हो रही है, तो ज्यादा जाने के चांसेस इस बार भी नहीं। देखिए जो वर्किंग है उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है, अगर जो वर्किंग में है उनके लिए प्रॉब्लम की 5 घंटे 6 घंटे काम करके आते हैं, उसके बाद फिर शरीर साथ नहीं देता, ना दिमाग काम करता है। तो आप कोशिश ये करिए, अगर वर्क करके आते हैं तो आप रेस्ट लीजिए पहले, और सुबह वर्क पे जाने से पहले मूड फ्रेश आपका रहेगा, जो भी आप 3-4 घंटा देना चाहते हैं वो आप दीजिए। ठीक है, तो एक ही बेस्ट आइडिया होता है, क्योंकि वीकडेज वीकेंड का भी क्लास चलता है तो हम जानते हैं, उसमें आते हैं कहीं से वर्किंग रहते हैं 5 दिन, उनका 2 दिन वो किसी तरीके से टाइम निकाल के आते हैं, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो वर्किंग करते हुए भी निकाले हैं, वो काम करते हुए भी निकाले हैं, और आप भी कर सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। आप वहां से आइए काम से पहले, रेस्ट लीजिए, खाना पीना खाइए, जल्दी सो जाइए, सुबह जल्दी उठिए, अपने रूटीन पे जाने से पहले पढ़ाई कर लीजिए, और चूंकि फ्रेश मूड रहेगा, क्योंकि ऑफिस में जाने के बाद वहां माहौल कैसा है, कोई कुछ बोल देता है तो कई बार झूठ मूठ का वो टेंशन रहता है, या उस काम का टेंशन बना रहता है, बहुत सी चीजें होती है, तो उस सरदर्द से आप बचिए। उसके लिए एक बेस्ट उपाय यही है आपके लिए कि आप आइए, सो जाइए, खाइए पीजिए, सो जाइए, सुबह जल्दी उठिए, उठ के पढ़ाई कर लीजिए, जो भी टाइम आपको देना 3-4 घंटे वो टाइम दीजिए, फिर निकल जाइए ऑफिस। और एक बात और है कि अब तो पढ़ाई आपके लिए 24/7 है, अब जरूरी नहीं कि आपके पास हैंड बुक हो या आपका नोट्स हो तभी आपका पढ़ाई होगा। आप अगर देखिए नहीं आप किताब लेके जा पा रहे हो ऑफिस में, तो आप इसका पिक ले लीजिए, आप नोट्स का पिक ले लीजिए, ऑनलाइन बहुत सी चीजें हैं, टाइम मिले आप वहां पर खोल कर देखते रहिए, नोट्स पढ़ते रहिए। तो ये एक फैसिलिटी है, इस तरीके से आप इसको यूज में ला सकते हैं। डेली करंट, देखिए डेली करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने में क्या होता है कि बहुत टाइम जाता है। डेली अगर आप नोट्स बनाते हो करंट अफेयर के, बहुत टाइम जाता है। आज मार्केट में इतनी मैगजीन्स है, इतने लोग काम कर रहे हैं करंट अफेयर्स पे, आप उसका लाभ लीजिए। उनका काम ही यही है, वो इसी पर काम ही करते हैं कि वो जो भी न्यूज है वो आप तक पहुंचाने के लिए मेहनत करते हैं, नोटिस मैगजीन इतनी बनाते हैं, महीने में आप तक पहुंचाते हैं। तो पेपर आप पढ़िए, पेपर में जो मुख्य मुख्य न्यूज है उसको पढ़ के उसके बारे में जान लीजिए। इसके बाद मंथली कोई भी एक मैगजीन ले लीजिए, उसमें सब कुछ आपको समेकित रूप से यहाँ मिल जाएगा। एक बार आप पेपर में पढ़े रहेंगे तो दूसरी बार जब आप मैगजीन पढ़ोगे तो बहुत तेजी से चीजें क्लियर होगी। तो एक्स्ट्रा मेहनत करने की बहुत आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं अगर आप करंट का पढ़ोगे ना, नोट्स बनाओगे, तो कम से कम 3-4 घंटे का टाइम उसमें चला जाएगा, और उसके बाद फिर टाइम बचेगा कल, और अभी तो और भी टाइम नहीं होगा जब तक कि आप लोग कोचिंग करें। देखिए सुनील, पब्लिक सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, कहीं पर भी हो, वर्क फोर्स तो रहता ही है दोनों जगह। पब्लिक सेक्टर में है तो आपके ऊपर थोड़ा सा हो सकता है वर्क फोर्स कम हो, लेकिन अगर जो प्राइवेट सेक्टर में उनके लिए तो दिक्कत ज्यादा है। तो विशेष स्ट्रेटजी में वही है, विशेष स्ट्रेटजी और कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि आपकी अपनी टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपकी स्ट्रेटजी होगी। बाकी जो सामान्य एक स्ट्रेटजी है वो तो मैं बता दिया कि आप उसके बाद का टाइम निकाल सकते हो, मॉर्निंग का टाइम आप निकाल सकते हो, कोई भी मैगजीन अपने सुविधा अनुसार आप ले सकते हो। देखिए सबसे बेस्ट कहीं नहीं होता, करंट अफेयर सभी लोग एक ही चीज को परोसते हैं, कोई वहां पर अंतर नहीं होता। वही न्यूज वो भी बताएंगे, वही न्यूज वो भी बताएंगे, सबकी भाषा शैली और एक्सप्लेन करने का तरीका अलग हो सकता है। ठीक है उमा, आपका जो क्वेश्चन है सबका वही हो सकता है, मतलब नहीं होता, न्यूज वही रहेगा, अपने तरीके से लोग उसको लिखते हैं, करते हैं। तो जो भी आपको बेस्ट लगे वहां पर आप जा सकते हैं।
जो भी आपको बेस्ट लगे, जहां पर आपको लगता है कि जल्दी समझ में आ रहा है, कंटेंट वाइज भी अच्छा है, वहां पर आप जा सकते हैं। विद्या थैंक यू। अब ऐसे में किसी मैगजीन का देखिए मार्केट में बहुत है, आपके अपने इंस्टीट्यूट का मैगजीन है, वो आप तैयारी के दौरान आपको मिलता है महीने में जब आप क्लास करते हो। अरे अभी नहीं होगा, अभी कहाँ से पहुंचाया जाएगा, उनकी भी तो दुविधा समझिए, इंस्टीट्यूट के पास भी तो समस्या है। लेकिन जो बच्चे करते थे मुझे पता उनको मिलता था, तो वो भी काफी कंबाइन करके चीजें टू द पॉइंट करके दिया जाता है। दूसरा प्रतियोगिता दर्पण है, तीसरा क्रॉनिकल है, चौथा विजन वगैरह का है जो काम कर रहे हैं। तो इस पे बहुत से हैं, बहुत से साइट्स हैं जो काम करती हैं इस पर, कहीं भी आप जा सकते हो। 6 आवर्स में आपको अलग अलग सब्जेक्ट को कंबाइन करके चलिए, सब्जेक्ट को कंबाइन, जैसे 6 घंटे में एटलीस्ट आप 2 घंटे अपने ऑप्शनल के लिए जरूर निकालिए। ऑप्शनल आपको बेहतर पोस्ट देगा। 2 घंटे आप ऑप्शनल के लिए, 4 घंटे फिर जो बचता है 4 घंटे में आप अपने सब्जेक्ट को दीजिए। सब्जेक्ट में कॉम्बिनेशन होता है, ये नहीं कि ऐसे उठाए कहीं से पढ़ना शुरू कर दे, नहीं, कंबाइन करके पढ़ना सीखिए। थैंक यू माँ। सुनील, ये जो आंसर राइटिंग की बात आप करो, मैं प्लान बताया हूँ कि उसको पहले क्वेश्चन तो पहचानिए, उसको तोड़िए भागों में, और तोड़कर उसके अकॉर्डिंग उसका जो फ्रेमिंग करिए, और फ्रेम के अकॉर्डिंग फिर लिखने का प्रयास करिए। इसमें थोड़ी समस्या होगी कुछ दिनों तक, लेकिन एक बार जब इस प्रक्रिया में, इस गुण में आप निपुण होंगे, तो फिर क्वेश्चन को देखकर 10-15 सेकंड के अंदर आपकी फॉर्मेटिंग तैयार हो जाएगी और क्वेश्चन आप लिखना शुरू कर दोगे। तो वो कोई ऐसा कोई जन्मबूटी नहीं है कि गोल की खिला दिया बता दिया। गौरव थैंक यू। मंथली कौन सी? ऑनलाइन मंथली क्या बताएं, बहुत सी मैगजीन है यहाँ, हम कौन सा मैगजीन बताएं, कौन सा, बहुत सी मैगजीन है, ठीक है, तो समझिए अपने हिसाब से करिए उसको। थैंक यू ममता। साइंस के लिए देखिए, साइंस के लिए विज्ञान में प्रौद्योगिकी करके आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पतली सी योजना, कुरुक्षेत्र इसी तरीके से विज्ञान प्रौद्योगिकी करके आता है, पतली सी मैगजीन, वो भी मंथली है, हाँ मंथली वो भी जारी किया था, आप वहां जा सकते हो, वो बेटर है। नहीं, ज्यादा बुक मत पढ़िए, एक बुक को 10 बार पढ़िए, 10 बुक को एक बार मत पढ़िए। सूर्या थैंक यू। ममता थैंक यू। स्नेहा थैंक यू। ममता थैंक यू। इको में क्यों डर रहे हो, जब हम हैं तो काहे के लिए डर है? अभी तक डर लगा? अभी तक डर लगा? चलिए, डर लगना भी अच्छी बात है, लेकिन आई थिंक कि जो पहले डर होगा उस डर से अब कंपेरिजन करिए और फिर बताइए कि क्या डर लगा। ठीक है, उसके लिए मत डरिए। वो होता है किसी न किसी का कोई ना कोई सब्जेक्ट होता है जो डाउन होता है। प्रमोद थैंक यू। चलिए, और आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके अग्रिम भविष्य के लिए मैं कामना करता हूं कि आप लोग जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लीजिए, आईएएस बनकर अपने क्षेत्र का, अपने कुल का, अपने घर परिवार का, अपने माँ बाप का, अपने हित मित्र रिश्तेदार जितने भी लोग हैं सबका नाम रोशन करिए, और जैसे ध्रुव तारा है वो चमकता आकाश में, उसी प्रकार से आप अपने क्षेत्र में जहां भी काम करिए उसी तरीके से लाइटफुल रहिए। और इसी सब शुभकामनाओं के साथ अब मैं क्लास बंद करता हूँ, आई थिंक टाइम हो भी गया, और फिर मिलते रहेंगे। कभी भी कोई समस्या अगर आप लोग को सब्जेक्ट को लेकर होती है, आप लोग बेशक बिना किसी झिझक के आप लोग अपनी समस्या बता सकते हैं। ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं कल इको की क्लास में। और इस क्लास के लिए अब यहीं पर ब्रेक करते हैं, ठीक है, चलिए सभी को बाय बाय, शुभ रात्रि।